है, कौन सी डेमो क्लासेस हैं और कैसे है क्या चीजें। अब आते हैं आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस पे। 30 क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। जैसे आपने परसों मुझे चक्कर आ गए थे, इतने खतरनाक आंसर दिए थे, आज ऐसा मत कीजिएगा। पोल आपको मिलेगा साथ में। क्वेश्चन नंबर है 1, पहले ही बोल दे दिया। क्वेश्चन नंबर है 1, अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर है 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अलग अलग सब्जेक्ट के भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जल्दी ही, है ना। पेपर आपका दिसंबर में ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, यानी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कौन सी एक बात राइट है, सही है, बताइए फटाफट से। 4 ऑप्शंस हैं और आपको एक चूज करना होगा यहाँ। ठीक, पहला ऑप्शन है इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर, यानी एक आयामी होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, बहुआयामी होता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, 4 प्रकार के विकास के आपके 4 मुख्य प्रकार हैं। तो ये यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकता। यूनि का मतलब होता है जैसे यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, मतलब सबके लिए एक जैसा, सार्वभौमिक टाइप। ठीक, तो ये यूनिडायमेंशनल यानी सिर्फ एक आयाम या एक टाइप नहीं है विकास का। तो ये गलत हो गया। इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी। ओनली लिख दिया तो गड़बड़ है ना। ओनली वाले ऑप्शंस थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, तो ओनली नहीं हो सकता। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ से, यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। फिर आता है सी ऑप्शन, देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है, यानी एक से दूसरी संस्कृति में अलग अलग लोग से अलग अलग तरह से लोग विकसित होते हैं। यानी अगर आप श्रीलंका में हैं, अगर आप यूरोप में हैं, अगर आप भारत में हैं, अगर आप किसी और कंट्री में हैं, तो वहां के कल्चर का प्रभाव आपके विकास या आपके विकसित होने पर पड़ेगा फॉर श्योर। ठीक, और वाइगोस्की की थ्योरी भी यही कहती है कि भैया जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या है, कल्चर और सोसाइटी दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। डी ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंट या सिर्फ हेरिडिटी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल भी जल्दबाजी में आज से हम नहीं चलने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, और आदत डालिए एटलीस्ट एक जगह पे बैठ के 30 क्वेश्चन तो पढ़ के, एनालाइज करके, समझ के आप डिस्कस कर पाए। भूल गए हो लाइक शेयर करना। आज आप सुंदर लग रही हैं, धन्यवाद फरजाना। वैसे तो मैं गई थी इंटरव्यू डिस्कशन के लिए, मूड है ना। देखो आंखों में सुंदरता होती है, आपको दिख रहा है, आपकी आंखों में ब्यूटी है। ठीक है, मजाक कर रही हूँ मैं, मजे लेने के मूड में हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज एन एग्जांपल ऑफ एनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपको बच्चों में ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, 21st सेंचुरी स्किल है, यानी 21वीं शताब्दी के कौशल हैं कुछ, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, या आपकी जो डिजिटल स्किल्स हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने डिस्कस की हैं। तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आलोचनात्मक चिंतन, यानी बच्चा जिसमें दिमाग पे जोर डाल के हर एक पक्ष को सोचने की कोशिश करे, जस्ट मान ना ले किसी बात को। तो पहला ऑप्शन है फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड व्हाई, यानी पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं वो जो खाते हैं। ये मान लीजिए वो सी फूड खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं। तो इसके लिए बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चंस तलाशने होंगे, खुद से पूछने होंगे, समझना होगा, जानना होगा बहुत सारी चीजों के बारे में। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा बेहतर होते हैं, जिससे बच्चों की सोच पे, उनकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी। नेम 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब इसमें तो सिंपल बच्चे के ब्रेन में रिकॉल पावर लगेगी उसकी, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है ना। आप अपने आप थोड़ी ना बना दोगे कोई स्टेट। आपने क्या सोच लिया, 10 स्टेट में तो सिंपल जो याद था, आपकी मेमोरी में सेट था, वही निकाल के बता दिया आपने कि भैया एक उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है, एक फलाना है, एक ढुमकाना है। ठीक, राइट टेबल्स फ्रॉम 2 to 10, ये भी आपकी एक प्रोसेस है, प्रोसीजर में जो आपने याद किया हुआ था उसी के अनुसार आप टेबल लिख देंगे। फिर आता है डी ऑप्शन, मेमोराइज एंड रिसाइट दी गिवन पोएम, यानी दी गई कविता का सुस्मरण करना, याद करना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसमें कोई क्रिएटिविटी, कोई क्रिटिकल थिंकिंग, कोई दिमाग पे जोर कुछ नहीं है, सिंपल मेमोरी पावर यूज हुई है ना। तो अगर हम कहें तो ए ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है जब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये नहीं है किसी ने कहा बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये हो जाता है। आपने सोचा समझा, फैक्ट्स देखे, लॉजिक ढूंढा उस चीज में, रिफ्लेक्ट किया, चिंतन किया, मतलब विवेचन किया प्रॉपर। ऐसे नहीं है कि बस मान ली कोई चीज। तो सोचने पे ओपन एंडेड थॉट कहाँ है, वो सिर्फ ए ऑप्शन में है, बाकी सब तो मेमोरी वाले या वन वर्ड आंसर टाइप है। ओपन एंडेड ए ऑप्शन, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी लगी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आ स्टेज थियरी ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इस पे हमने बात की है, ये पेपर में आने से पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली ना तो आप पढ़ते हैं कहीं, ना ही आपको पढ़ाया जाता है ना।
देखिएगा। खैर वीडियो क्लीन क्यों नहीं लग रही है, तो आप अपने एंड पे क्वालिटी अपग्रेड कर लीजिए। ऑप्शन होता है एडवांस्ड क्वालिटी का, उसमें जाकर के जो भी हाईएस्ट क्वालिटी हो उसके साथ आप चले जाइए। पहला ऑप्शन है ना। अच्छा जुल्फिकार पढ़ लो, पढ़, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्टेज थियोरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फसाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ये क्वेश्चन जितने लोगों ने सही किया है उनको अपने लिए ताली बजानी चाहिए, है ना, तुक्के में नहीं, अगर समझ में आया है तो। विकास का चरणीय सिद्धांत यानी स्टेज थियरी, जिसमें एक स्टेज होगी, फिर दूसरी स्टेज पे जाएगा बच्चा, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से स्टेजेस होंगी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली एम्फसाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, किस सिद्धांत पे फोकस करती है स्टेज थियरी। बताइए कितने लोगों ने कितने % आंसर दिया, दिखाना जरा इसमें। 65 क्या करें, ए ऑप्शन। कहाँ है आपके लिए थोड़ा बहुत पानी, जिसको हम चुल्लू भर कहते थे, है? देख सकते हो आप इसको, है ना। पीना नहीं है ये, इसमें जंप करना है, मजाक कर रही हूँ। देखो कोई भी बात का बुरा नहीं मानेगा, है ना। देखिएगा अगर हम कहें कॉन्टिन्यूटी की, तो यार स्टेज थियरी वाले कॉन्टिन्यूअस नहीं मानते डेवलपमेंट को। अगर हम पियाजे की बात करें तो वो एक स्टेज थियरिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि एक स्टेज में, मान लीजिए उनका SPCF, ये पियाजे की स्टेज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, तो सेंसरी में इतना डेवलपमेंट हुआ, फिर आगे जाएगा बच्चा तो और बेहतर होगा, फिर और बेहतर होगा, फिर फोर्थ में और बेहतर होगा, यानी ये डिसकंटिन्यूअस है। इस स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, मतलब क्या है, स्टेजेस में होगा। तो यानी जो भी स्टेजेस की बात करेगा, याद रखिएगा ये बात, जो भी स्टेजेस में डेवलपमेंट की बात करेगा वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानेगा। अगर वो कंटिन्यूअस मानता तो वो स्टेज की बात ही नहीं करता, जैसे कि वाइगोस्की। ठीक है ना, ये असतत है। क्यों? क्योंकि ब्रेक हो रहा है हर बार स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में होगा, स्टेजेस में बांट दिया गया है, तो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको हम, है ना। तो पियाजे जो है वो डिसकंटिन्यूअस मानेंगे डेवलपमेंट को, अगर इस तरह से समझने का प्रयास किया जाए तो। ठीक है ना। लेकिन अगर हम वाइगोस्की की बात करें तो ना तो उन्होंने कोई एज दी है किसी एक पर्टिकुलर कि भैया लॉजिक इस एज में आएगा या इस स्टेज में आएगा, उन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा, है ना तो एज ना तो स्टेज। उन्होंने कहा डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है भैया, जैसा माहौल मिलेगा, जैसा समाज, जैसी संस्कृति, वैसा विकास। सतत विकास की बात कौन कर रहे हैं, वाइगोस्की कर रहे हैं। तो अब आपको ये शायद आइडिया लगा होगा कि कितना गलत जवाब आपने दिया था, बहुत ही खराब जवाब था वो। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन स्टेज की बात हो रही है तो स्टेज वाले कॉन्टिन्यूअस नहीं मानेंगे ना। अगर कॉन्टिन्यूअस मानते तो अलग अलग स्टेज में डिवाइड क्यों करते, है ना, अलग अलग स्टेज में बांटते क्यों, अगर निरंतर मानते तो। अनिरंतर मानते हैं तभी तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजों को डिवाइड किया हुआ है। विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ताली बजा दीजिए अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया था तो समझते हुए। कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, स्टेज वाले कल्चर की बात एज सच बहुत ज्यादा नहीं करते। एनवायरमेंटल फैक्टर्स नथिंग, सिंपल बात है, स्टेज मतलब या तो कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये सब मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको करियर लैब पर। चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी बच्चों का जो एंगेजमेंट है, जो उनका जुड़ाव है, वो स्कूल में सीखने को लेकर के वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, यानी जो बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा। फटाफट से बताएंगे आप लाइक शेयर करते हुए। पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, यानी परिवार में जो समाजीकरण हुआ है उससे प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा, है ना। पीयर रिलेशंस, जैसा वो अपने साथी समूह में रहता है वो चीजें प्रभावित करेंगी सीखने में, बिल्कुल करेंगी भाई। लर्निंग को तो ऑलमोस्ट हर चीज प्रभावित करती है, ये मान लो आप, है ना। कल्चरल वैल्यूज, जो आपकी संस्कृति है, हाँ, जिस संस्कृति जिस समाज में आप रहते हैं वो चीज आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगी। सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, यानी वो अपने आप में उनका कितना विश्वास है, अपनी क्षमताओं में उनका कितना विश्वास है, ये चीज भी लर्निंग को अफेक्ट करती है। यानी मैं ये कहूंगी कि आप अगर ये मानते हैं कि आप सीख सकते हैं तो आप बेहतर सीखेंगे, यानी लर्निंग को प्रभावित कर दिया। अगर आपने पहले ही मान लिया कि मेरे से नहीं होगा, तो आपकी अगर सेल्फ एस्टीम कमजोर है, आप अपने आप को कम समझ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, तो लर्निंग भी उसी तरह से आपकी डिस्टर्ब रहेगी। तो ये चारों ही फैक्टर्स जो हैं सी ऑप्शन तक यहाँ सही है। इतनी बात क्लियर है या कोई और समस्या है? अगर है तो बता दीजिए और नहीं है तो भी बता दीजिए। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी मेरे ख्याल में सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, children in pre-operational stage of development are able to do, यानी
प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं एज पर पियाजे? बताइए, मतलब उनमें क्या करने की क्षमता होती है एज पर जीन पियाजे? प्री ऑपरेशनल में क्षमता पूछा, ये नहीं पूछा किस चीज में लैक करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपका 50% काम क्वेश्चन पढ़ने पे ही खत्म हो जाता है ना। तो रिवर्सिबल थिंकिंग, भैया रिवर्सिबल थिंकिंग आती है 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक में आती है। मेक बिलीव प्ले, ये बात बिल्कुल सही है कि जो डॉक्टर खेलना है, प्रतीकात्मक जो खेल है ना, कि मान लीजिए उनको अगर एक रिमोट को भी फोन की तरह यूज करना है तो मेक बिलीव प्ले यहाँ होता है ना। एक पैरेलल प्ले नाम की भी चीज होती है, बच्चे अलग अलग बैठ के खेल रहे हैं। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन आपका 7 से 11 में आएगा, कंजर्वेशन 7 से 11 में आएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यानी प्रतीकात्मक खेल जो है ये आपके प्री ऑपरेशनल में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए प्ले स्टेज भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। ये कहता है यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, यानी एक छोटा बच्चा है जो सिंबॉलिक प्ले यानी प्रतीकों से समझता है चीजों को, प्रतीकात्मक खेल। ए फॉर एप्पल, ये प्रतीक है, पता नहीं कौन सा एप्पल बना दिया घर मैंने, बट आप समझ जाइएगा कि ये एप्पल ही है ना। आपको ऐसा ही मानना है कि एप्पल है। मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ तो वैसे ही मेरी ड्राइंग बहुत ही प्यारी है, आज थोड़ी और प्यारी लग सकती है आपको, है ना। तो अगर हम देखें तो बट कैन नॉट एज येट टेक पर्सपेक्टिव्स ऑफ अनदर पर्सन, यानी सिंबल्स के थ्रू तो सीख जाता है, भाषा को समझ रहा है, सिंबल्स को समझ रहा है, ए फॉर एप्पल समझ रहा है, बी फॉर बॉल समझ रहा है, लेकिन अभी वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं ले पाता। कैन नॉट टेक others perspective of another person and because easily upset by events he she cannot control। तो उसको लगता है कि अगर मुझे ये कार्टून पसंद है, मुझे ये शो पसंद है, तो मेरी मम्मी को क्यों नहीं, मेरे भाई को क्यों नहीं, वो लड़ने लग जाएगा, अरे ये तो मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, आप शिनचैन के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना। तो चाहे शिनचैन एक नंबर का निकम्मा बच्चा हो, लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि शी कैन नॉट कंट्रोल, ऐसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं पेडागोजी में, है ना, बट कुछ होते हैं शिनचैन जैसे भी। देखिएगा एक बार, ऐसे बच्चों को आप एंगेजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनमें दिमाग थोड़ा ज्यादा इनका चंचल होता है। तो ही शी कैन नॉट कंट्रोल क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ पियाजे? भैया सिंपल बात है, दूसरे का पर्सपेक्टिव ना लेना, यानी बच्चा है क्या ईगो सेंट्रिक, यानी अहम केंद्रित है वो भी। और ये किस स्टेज की विशेषता है? सिंबॉलिक प्ले भी कहा जाता है प्री ऑपरेशनल में, और बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है 2 से 7 वर्ष में। पूर्व संक्रियात्मक, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ये तो आप सोते सोते नींद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कोहलबर्ग के बारे में प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, आपको पढ़ के पहचानना है कि हमारे कोहलबर्ग क्या कहना चाहते हैं। कोहलबर्ग्स मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, मॉडल है, उसकी विशेषता कौन सी है? 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, यानी सार्वभौमिक है। इंडिया के बच्चे के लिए भी मॉरल डेवलपमेंट की पहली स्टेज जो है या पहला लेवल जो है वो क्या होगा? प्री कन्वेंशनल होगा या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होगा। चाहे अमेरिका का बच्चा हो उसके लिए भी सेम होगा, चाहे वो कजाकिस्तान का बच्चा हो उसके लिए भी सेम होगा। दैट मीन्स कि यूनिवर्सल है नेचर में, यानी सार्वभौमिक है, सभी के लिए एक जैसी है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही बात लग रही है कि स्टेजेस सबके लिए एक जैसी है, ठीक सही है। फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। देयर इज कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मॉरल थिंकिंग, ऐसी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की कोई बात नहीं, लेकिन जिसने स्टेज दी है वो कंटिन्यूटी की बात थोड़ी ना करेगा। फिर आएंगे मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, भैया ऑर्डरली है सिर्फ एनवायरमेंट पे, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसा भी नहीं है कि ये क्या है, एक ऑर्डर में नहीं चलती, सीक्वेंस में चलती है, और हेरिडिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हम कह नहीं सकते। मॉरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्रीमैरिली ऑन कल्चरल वैल्यूज, ये भी हम नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ए अवेलेबल है। ठीक, सिर्फ कल्चरल वैल्यूज पे डिपेंड करेगा ये नहीं कह सकते। वैल्यूज तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी हैं, है ना। हम अगर भारत की बात करें तो कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य हमारे बहुत सारे हैं, हम झूठ ना बोले, हम ये ना करें, हम वो ना करें, बट कर तो बहुत सारे लोग सब कुछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, यानी वाइगोस्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र ZPD, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार
संभावित विकास का क्षेत्र, यानी वो दायरा जहां बच्चा सीख सकता है चीजें। तो पहला ऑप्शन है अध्यापन समीपस्थ विकास का क्षेत्र इस्तेमाल करना चाहिए, यूज किया जाना चाहिए टीचिंग एंड असेसमेंट के लिए, यानी बच्चे को सिखाने के लिए और उसका आकलन करने के लिए। सही बात है। बी ऑप्शन है टीचिंग ओनली, यानी सिर्फ पढ़ाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। असेसमेंट के लिए नहीं। फ्लूइड इंटेलिजेंस का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं था। तो पढ़ाने और आकलन के लिए, यानी अध्यापन और मूल्यांकन के लिए कि कितना सीख लिया है, कहां तक पहुंच सकता है उस दायरे में, इन सब की बात वाइगोस्की करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखेंगे एक बार। अ टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जाम्पल टू चाइल्ड व्हाइल टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यानी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय टीचर ने हाफ डन एग्जाम्पल, यानी हाफ सॉल्व, आधी समस्या सॉल्व की है। मान लीजिए 8 स्टेप थे तो 4 स्टेप या शुरू का एक स्टेप या शुरू की एक लाइन बता दी है बच्चों को आंसर लिखते समय। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्कीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज द टीचर यूजिंग, यानी मदद करना। कैसी मदद? पूरा नहीं सॉल्व किया है, हाफ सॉल्व किया है, यानी स्कैप फोल्डिंग होगा। टेम्परेरी हेल्प कहते हैं, जहां बच्चा अटके वहां उसको हेल्प देना। मचान या पाड़ कहलाता है, जब आप साइकिल चलाना सीखते थे पीछे से कोई पकड़ता था और छोड़ देता था, सिर्फ तब तक पकड़ता था जब तक आप खुद नहीं चला ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसको कोई कंडीशनिंग या कुछ नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पोल में जवाब दीजिएगा। द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम याद कीजिए, जॉन डुई याद आ रहे होंगे। विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, दैट मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, बच्चा केंद्र में है, बच्चे के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज प्लान की जाएंगी। जॉन डुई लर्निंग बाय डूइंग, लैब स्कूल्स याद कर लीजिए। तो जो बच्चे के हित में नहीं है वही नॉट होगा, यहाँ पे वही गलत होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, ये तो सही है बट हमें गलत ढूंढना है। क्रिएशन ऑफ अ फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है, बच्चे भय से मुक्त होकर के सीखें। असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ बच्चे के भीतर जो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग बच्चों का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड अलग अलग होगा, वो उस तरह से सीखेंगे। मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर, ये बात गलत है, और क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है ना। तो अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, यानी एक्सटर्नली आप इम्पोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इम्पोज कर रहे हो, थोप रहे हो बच्चे पे अनुशासन को। जबकि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल ना होकर के सेल्फ डिसिप्लिन, आपको बच्चे में आंतरिक या अंदर से आना चाहिए डिसिप्लिन। ठीक है ना। तो डिसिप्लिन बाहर से इंपोज करके थोपना, एक्सटर्नल डिसिप्लिन को मेंटेन करना सही नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं मानी जाएगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सब बच्चे के हित में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। तो नॉट लिखा हुआ क्वेश्चन में तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, प्रीवियस ईयर्स की सारी बना दूंगी, सिर्फ ऑनलाइन वाले पेपर की अलग बनाऊं क्या? एक दिन स्कैप फोल्डिंग और जेडपीडी में डिफरेंस पढ़ा दीजिए, सब पढ़ाया हुआ है, एक बार आप चैनल खोल के देखो, अभी बता भी दूंगी, डोंट वरी। अगर कोई क्वेश्चन आएगा आज तो भी बता दूंगी। सिंपल सा डिफरेंस है, जेडपीडी वो दायरा है जहां तक संभावना है कि आप पहुंच सकते हैं, है ना। आप में सीटेट क्लियर करने की संभावना है, इस संभावना का दायरा मतलब आप पहुंच सकते हैं, आपके रीच में है ये चीज, लेकिन पहुंचने के लिए आपको कहीं कहीं हेल्प की जरूरत होगी। उस हेल्प को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो स्कैप फोल्डिंग देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि जो टीचर है वो सेग्रीगेट ना करे, बच्चे को अलग थलग ना करे, अलग अलग फिक्स्ड ग्रुप्स में आईक्यू के आधार पर, कि भैया इन बच्चों का आईक्यू 120 है तो इन 4 बच्चों को अलग रखते हैं, इनका 100 है तो इनको अलग रखते हैं। तो आईक्यू के आधार पर सेग्रीगेट नहीं करना जरूरी है, इसका रीजन बताइए। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर टीचर्स, टीचर के लिए इनकन्वीनियंस है, टीचर के लिए यहाँ पे कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, और टीचर की कन्वीनियंस की किसी को पड़ी भी नहीं है। अगर हम बात करें पूरे सिस्टम में, हमें बच्चे को सेंटर रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, हिंदी में नॉट नहीं भी था तो वो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, वो वाला जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो नॉट वाला ही था, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शंस पॉजिटिव हैं उसमें। तो आपको इंग्लिश में देख लेना है, ऐसा पेपर में भी होता है, हो सकता है पेपर में भी हुआ हो, है ना। मैं पानी पीती हूँ, इतने आप जवाब दीजिए। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, चलिए देखेंगे। टीचर की इनकन्वीनियंस हटा देंगे कि अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल्स, विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, विद्यालय स्कूल इन सब के लिए, इनके लिए तो बल्कि ये सुविधाजनक है। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कंप्लीट अमंग देम, कंपीट होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, कंपीट अमंग देमसेल्व्स अक्रॉस ग्रुप्स, भैया इससे तो कंपटीशन बढ़ेगा ही ग्रुप्स में, कि ज्यादा आईक्यू वाले हैं, ये ए सेक्शन वाले हैं, ये बी सेक्शन वाले हैं। तो डी ऑप्शन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन,
मतलब कि बुद्धि लब्धि की जो संकल्पना है वो स्थायी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज चेंज हो जाता है आईक्यू, लेकिन हाँ लंबे समय के दौरान अगर अच्छे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज है जो फ्लीन इफेक्ट है। फ्लीन इफेक्ट क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर जो है वो डी है कि आईक्यू के आधार पर हम नहीं बांटेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं है और इसके और भी रीजंस हैं। फ्लीन इफेक्ट ये कहता है, फ्लीन इफेक्ट, फ्लीन का प्रभाव है ये कहता है कि भैया हर एक डेकेड में, है ना, एवरी डेकेड, डेकेड मतलब हर 10 सालों में जो जनरेशन या पॉपुलेशन है उसका आईक्यू, उसका एवरेज आईक्यू, जो एवरेज आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन है, एवरेज आईक्यू, आईक्यू क्या है, एक मापने का तरीका है इंटेलिजेंस को। तो आईक्यू जो है एवरेज आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ठीक, यानी अगर आप देखेंगे आजकल आपने कहते हुए सुना होगा भैया आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर हैं, बहुत कम एज में बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी बेटर होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स सुधर रहे हैं या एजुकेशनल फैक्टर्स सुधर रहे हैं। तो आईक्यू भी हर एक डेकेड में आपकी जनरेशन का थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, एवरेज इंटेलिजेंस। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे उस आधार पे कि स्टेबल नहीं है, और इससे लेबलिंग हो जाएगी कि आपने बच्चों को लेबलिंग कर दी, बच्चों पे ठप्पा लगा दिया, जबकि हमें सेग्रीगेट नहीं करना होता, बच्चे को इंक्लूड करना होता है, अलग थलग नहीं करना होता, लेबल नहीं करना होता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम प्रॉपर समझेंगे कॉन्सेप्ट को, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो आप सिर्फ, हाँ मैं सभी सब्जेक्ट करा दूंगी आकांक्षा, ज्यादातर जितने भी सब्जेक्ट मेन मेन उनकी मैं करा दूंगी ऑनलाइन पेपर्स, डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर की थ्योरी के अनुसार इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गार्डनर ने बुद्धि के भी अलग अलग प्रकार दिए हैं, ठीक है ना, विद इन अ क्लासरूम। बिकॉज क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि गार्डनर ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार दिए हैं, तो वो कह रहे हैं जब बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं तो बच्चे सीख भी अलग अलग तरीके से सकते हैं, तो उनको सिखाओ भी अलग अलग ढंग से, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। यानी जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होगी, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में, जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी। ठीक, तो अलग अलग इंटेलिजेंस के बच्चों को केटर कर पाएंगे अगर आप अलग अलग इंटेलिजेंस या पढ़ाने के तरीके इस्तेमाल करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस की इन्होंने कोई बात नहीं की। हेल्प्स टू क्रिएट अ स्टार स्टूडेंट, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा कि जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, जिनका आईक्यू स्कोर ज्यादा है वही इंटेलिजेंट है, ऐसा गार्डनर नहीं मानते। इट हेल्प्स इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ऐसा भी इन्होंने कुछ कहा नहीं है, ना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कोई टाइप दिया है।